अच्छा, अब तक हमने ना देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के जो ग्राफ देखे थे, उस ग्राफ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, कि किस तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर क्वेश्चन आता है जैसे ग्राफ का, तो हम उसको कैसे डील करेंगे बेसिकली, राइट है। चलिए देखिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे दोनों कर्व्स के, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए ये वाला ग्राफ बना लेते हैं, है ना। तो इस ग्राफ में अगर हम कंपेयर करें तो ए कितना है 5 है, बी कितना है 2 है, सी कितना है 3, ठीक है। ए 5 है, बी 2 है, सी 3 है, राइट। अच्छा, इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं, है ना। इसका वर्टेक्स कितना होगा बेटा, -b/2 है, तो -b/2a ये आएगा, ठीक है। -b² कितना हो गया 4 -4 × 3 × 5 अपॉन 4a ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये -1/5 आएगा, आ गया। अच्छा, 4 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये आएगा -14/5 ये आ जाएगा, क्लियर। तो ये वर्टेक्स आ चुका है, प्लस 14/5 ये वर्टेक्स आ चुका है, ठीक। अच्छा, वर्टेक्स आने के बाद हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग इतने समझदार तो हैं, मतलब इतना दिमाग तो हमें भगवान ने दिया है कि वर्टेक्स हमें पता चल चुका है और हमें पता है कि ए पॉजिटिव है। और अगर इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। तो -1/5 से लेकर 14/5 पे यहाँ होगा, ठीक। तो -1/5 नेगेटिव साइड में और 14/5 पॉजिटिव साइड में, ठीक। तो ये वाला पॉइंट हो गया -1/5 और 14/5, क्लियर। और यहाँ से अपवर्ड पैराबोला बन गया। हम सीख चुके हैं भाई, पैराबोला बनाना हम सीख चुके हैं, बन गए, ठीक। अब बात आती है 2 sin x की। किसकी आती है, 2 sin x की, ठीक। अब जो बच्चा इंटेलिजेंट है या समझदार है, मतलब जो भी है ना, उसको पता होगा कि भाई 2 sin x जो होता है उसकी वैल्यू -2 से +2 के बीच में होती है। तो 2 sin x की जो वैल्यू है वो -2 से +2 के बीच में होती है, यानी 2 sin x का जो ग्राफ है वो ऐसा जाएगा। ये 2 sin x का ग्राफ है, समझ में आ गया। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये 2 sin x का ग्राफ है, समझ में आ गया। तो ये 2 sin x का ग्राफ है और ये ग्राफ जो है वो पैराबोला का है। आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ और ये वाला दोनों ग्राफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जब दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ही नहीं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे, तो हमारा आंसर होगा 0, क्योंकि दोनों ग्राफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0, करेक्ट। तो इसका आंसर लिख लेंगे नंबर ऑफ ठीक है इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0, समझ आ गया। इन दोनों ग्राफों का कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, यानी दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट 0 होंगे, ठीक। ये क्वेश्चन था जो IIT 94 में पूछा गया था। तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था कि जब आप इस तरह से लिखते हैं, है ना, जब आप इस तरह से लिखते हैं y = ax² + bx + c, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही आपने इसको 0 के इक्वल कर दिया, है ना, जैसे ही आपने इसको 0 के इक्वल कर दिया, ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में फ़र्क समझ में आना चाहिए, ठीक। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो जैसे ही मैं पॉलिनोमियल = 0 कर देता हूँ, दैट बिकम्स इक्वेशन, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा ax² + bx + c = 0, राइट। यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि a 0 नहीं होना चाहिए, ओके। a क्या कहलाता है, a कहलाता है हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट, ओके, समझ में आ गया। और जो c जो है ना, c कहलाता है हमारे पास, c कहलाता है एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म, समझ में आ गया। तो a जो है लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है, c अपने पास एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म कहलाता है, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, राइट। अच्छा, अब आता है रूट्स। क्या होते हैं, है ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक। कोई भी x की कोई भी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेगी, है ना, x की कोई भी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेगी, दैट इज नोन एज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो अपन बोल देते हैं f, है ना, अपन बोल देते हैं f वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? x की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उसका रूट कहलाएगी। तो रूट का मतलब ये है, मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक, और इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, ठीक। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो रूट्स का मतलब है इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है अल्फा पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और बीटा पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आ गया? तो रूट्स का मतलब x की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज नोन एज रूट। तो रूट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो रूट्स हमारे पास क्या है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए बीटा, जैसे अपने अल्फा और बीटा रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, बहुत सारे, ठीक। ये पार्ट आप ध्यान रखना, ये दिमाग में रख के चलना। बच्चा क्या करता है, बच्चा ये समझता है रूट का मतलब सिर्फ सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वो इसको यूज नहीं करता एक्चुअली। जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगती है ना बच्चे के साथ, बच्चा क्या करता है, भाई साहब देख ले सर, हाँ सर ये रूट है, ठीक है, फिर क्या, अरे रूट है इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो ये बात आप दिमाग में रखकर चलें कि इस पार्ट का हम यूज करेंगे बहुत जगह। आप देखोगे कि आईआईटी में भी इतने सारे क्वेश्चंस में उन्होंने इसका यूज किया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। यहाँ पर रूट्स के बारे में एक चीज और मैं आपको बता दूं, किसी भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम भाई 2 रूट होंगे, ऑब्वियसली बात है, 2 रूट हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रूट होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 है बेसिकली। तो चूंकि जैसे क्यूबिक है तो उसके 3 रूट होंगे, है ना। पावर अगर 4th है, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट होंगे। तो रूट्स क्या होंगे, डिपेंड करेगा पावर पर, हाईएस्ट पावर क्या है उसकी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट होंगे, ये बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए अपन बात, है ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑलवेज 2, हमेशा 2 रूट होंगे। कितने रूट होंगे, 2 होंगे। अब इसमें 3 बातें, ठीक है, या तो दोनों रियल होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे। रियल का मतलब समझते ही हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, बोथ रूट्स आर रियल होंगे, या दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक। अच्छा, बोथ रूट्स आर रियल होंगे, रियल के साथ डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। दोनों रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम रूट्स की बात करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज होंगी हमेशा, या तो दोनों रूट रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, या फिर दोनों रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे, या फिर दोनों रूट इमेजिनरी होंगे। ये सब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, राइट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए इस बात को कि सर ने क्या बोला है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी नहीं हो पाएगा, या तो दोनों रूट रियल होंगे या दोनों रूट इमेजिनरी होंगे। ये बात आप ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, बेसिकली देखिए, बचपन में तो अच्छा लगता है कि ये मेथड है वो मेथड है, लेकिन अपन जो बेस्ट मेथड है अपन बना लेते हैं, तो बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। क्या, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो मान लीजिए भाई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मुझे इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करेंगे, यानी एक्स निकालना है, ठीक। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं मैं सिखा देता हूं। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर की जगह तो लिखेंगे एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का आधा और माइनस 1/4, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, यहाँ से 1/4 आएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, ठीक। अगर कोई बच्चा बोले सर अगर माइनस होता तो क्या करते, मगर माइनस होता तो क्या करते, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, ठीक है, और 1/4 ही आएगा यहाँ से, तो -1/4
और 1 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तरीका समझ में आ गया? क्लियर है? तो फंडामेंटल समझ में आ गया। फंडामेंटल क्या है? तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स के कोफिशिएंट का आधा, और यहाँ से हमेशा 1 जो भी आएगा यहाँ से उसका सब्ट्रैक्ट करना, हमेशा प्लस मत कर देना। बच्चा क्या करता है, अरे सर प्लस है तो माइनस आएगा, सर माइनस है तो भी बेटा माइनस ही आएगा, ध्यान रखना इस बात का, राइट। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी एक्स निकालने वाले हैं। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए आप, ए आपने कॉमन ले लिया आपने ए कॉमन। अच्छा, ए कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, ए कॉमन लेने के बाद हमें पता है कि क्वाड्रेटिक का ए जीरो नहीं हो सकता, ये तो हम शुरू में बोल देते हैं, ठीक है ना भाई, ए जीरो हो ही नहीं सकता है। और ए बी सी आपको पता है ना, रियल होते हैं हमारे यहाँ। आगे चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ए जीरो, अब ये जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे भाई, ये जीरो नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू जीरो। भाई मैथ्स कहती है अगर ए बी इक्वल्स टू जीरो है, अगर ए बी इक्वल्स टू जीरो है तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, तो चूंकि ये जीरो हो नहीं सकता तो ये टर्म जीरो हो गई। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ तक आ गए। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स प्लस एक्स के कोफिशिएंट का आधा का होल स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आएगा, प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो आएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स आएगा, एक्स के कोफिशिएंट का आधा कर दीजिए, फिर, है ना, मैंने आपको जो समझाया ये लिख दिया मैंने। आगे यहाँ तक, यहाँ तक आने के बाद क्या आएगा, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सब उधर चले जाएंगे, तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए, यही आएगा। तो यहाँ से x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, हम आराम से सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा। यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। आ गया? तो यहाँ से x बराबर, भाई ये टर्म उधर जाएगी, जब ये टर्म उधर जाएगी तो क्या बनेगा, माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। आ गया? तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर आ गई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। समझ में आ गया? तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका। तो अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। समझ में आ गया? ठीक, इसको हम बोलते हैं वीटोज मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है ये? इसको हम वीटोज मेथड कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है वो है श्रीधराचार्य मेथड। समझ में आ गया? तो दो नाम इसको बोलते हैं, अपन श्रीधराचार्य भी बोल सकते हैं और वीटोज मेथड भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक प्लस नजर आ रहा होगा, एक माइनस नजर आ रहा होगा। अभी जस्ट मैंने बोला था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं? दो रूट होते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज, मैं मान लेता हूँ, लेट सपोज कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। मैं मान लेता हूँ, मान लिया, ठीक है। तो यार आपने निकाला क्या है? ये आपने क्या निकाला है? ये आपने एक्स ही तो निकाला है भाई। एक्स का मतलब क्या निकाला है आपने? रूट ही तो निकाले हैं। तो एक रूट प्लस में होगा और एक रूट माइनस में होगा। प्लस और माइनस का मतलब एक प्लस वाला लेंगे और एक माइनस वाला लेंगे। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हमने दो रूट माने अल्फा बीटा, तो किसी एक को प्लस वाला ले लो और किसी एक को माइनस वाला ले लो। तो अगर मैंने अल्फा प्लस वाला ले लिया, अगर अल्फा मैंने प्लस वाला ले लिया तो बीटा कितना हो गया मेरा? बीटा हो गया बेटा माइनस वाला, ठीक है। इस बात पर कोई लड़ाई नहीं लड़नी कि सर आपने प्लस वाले को अल्फा क्यों लिया, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या मेरा अल्फा आ चुका है? यस। क्या मेरा बीटा आ चुका है? यस, ठीक। अब यहाँ से चूंकि अल्फा और बीटा मुझे मिल चुके हैं, तो यहाँ से इन दोनों का सम और प्रोडक्ट लिख लेंगे, है ना। यहाँ से इन दोनों का सम और प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा
इक्वल्स टू क्या आएगा, है ना। तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये टर्म प्लस में, ये टर्म माइनस में कट गई, तो माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस बी बाई टू है, तो ये आ जाएगा माइनस बी बाय ए, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, करेक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बेटा, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी बाई आ गया। अच्छा अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट अल्फा बीटा, हम निकालते हैं प्रोडक्ट अल्फा बीटा, ठीक। अच्छा अल्फा बीटा क्या होगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कर लोगे, तो ये क्या हुआ भाई, ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी, है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा बेटा, 4a स्क्वायर आएगा, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्फा बीटा कितना आएगा, 4ac बाय 4a स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास अल्फा बीटा आ गया c बाय a, क्लियर। तो दो चीजें और इंपॉर्टेंट हमने ड्राइव की हैं कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय होता है क्वाड्रेटिक के लिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय होता है क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक। तो 3 चीजें हमने निकाली यहाँ से। पहली बात, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये इसका सॉल्यूशन होगा, क्लियर। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि सम ऑफ रूट्स कितना होगा बेटा, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, सी बाय, ठीक। तो चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक। पहला क्वेश्चन मेरा है सॉल्यूशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एस। 4 ऑप्शंस मेरे पास हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए, ठीक। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है 2c अपॉन माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक। ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। आपने मुझसे बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन से इनके सॉल्यूशंस हैं बताने हैं आपको। अच्छा ये क्वेश्चन आया, अब अपन ने क्या करा, जैसे अपन ने इसको देखा, बच्चे के दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आता है, अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स तो मैं जानता हूँ। तो उसने बोला सर इसके रूट्स तो मैं बता दूंगा, तो पहले ऑप्शन पर गया। तो जैसे ही बच्चा पहले ऑप्शन पर गया, तो पहले ऑप्शन पर जाते उसने देखा यार माइनस बी प्लस ये तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ 2 की कमी है, क्योंकि 2a होता तो सही हो जाता, तो ये गलत है क्योंकि 2 नहीं है। दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि 2 नहीं है, ठीक। तो पहला वाला 2 की वजह से गलत हो गया, दूसरा वाला 2 की वजह से गलत हो गया। अब बचा तीसरा वाला। अब तीसरे वाले को उसने देखा, उसने बोला ये तुझे तो कहीं देखा ही नहीं है मैंने, तो चूंकि तुझे मैंने कहीं देखा ही नहीं है तो तू भी गलत है, ऐसा वो बोलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बच्चा बोल रहा है। तो बोला अरे यहाँ 2 नहीं है गलत है, यहाँ 2 नहीं है गलत है, और तीसरा वाला तुझे देखा नहीं इसलिए तू गलत है। तो बच्चा आंसर चौथा, जो कि हमारा फेवरेट है, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा तो आंसर कभी आता ही नहीं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं भाई, पहले और दूसरे के बारे में तो मैं श्योर हूँ, पर तीसरे के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, तीसरे के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है ना, मैंने क्या करा यार, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का सॉल्यूशन हम जानते हैं ये होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है बेटा ये होता है, राइट। अब होता क्या है, हमें हम तीसरे वाले ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं। तो तीसरे वाले ऑप्शन को चेक करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा कि यहाँ माइनस बी माइनस प्लस आ रहा है, माइनस बी माइनस प्लस आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस बी इंटू माइनस बी बी स्क्वायर आएगा, आ गया। अच्छा ध्यान रखना ये प्लस माइनस है वो माइनस प्लस है, तो प्लस माइनस को माइनस प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अरे यहाँ जब प्लस होगा जब वहाँ माइनस होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो वहाँ प्लस होगा, तो प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस को करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे कितना आएगा 2a, और साथ में कितना आएगा माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। ये खचाक कैंसिल हो गया, क्लियर है। अच्छा ऊपर कितना बचेगा बेटा, ऊपर बचेगा 4ac, नीचे बचेगा 2a, तो 4ac डिवाइड बाई 2a करेंगे तो 2c बचेगा। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2c अपॉन माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, इसका आंसर सी होगा, ठीक। अगर ये क्वेश्चन पूरा चैप्टर पढ़ा के कराया जाए तो भी बच्चों से नहीं होता,
बच्चे से होता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है यार ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई ठीक है, अपन इसको, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं तो अच्छा है ना। कल को अगर आपको लगे कि हाँ यार एक फंडा तो ये है ही, दूसरा फंडा ये भी तो बन गया ना आज के लिए, परमानेंट के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, if roots of equation x cube minus 2x square plus mx plus n are -2 and 3, then आपको बताना है m और n क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन जो हैं वो अगर -2 और 3 हैं तो आपको बताना है कि m और n क्या होगा, ठीक। अच्छा, रूट्स का मतलब क्या होता है भाई? रूट्स का मतलब होता है जो ओरिजिनल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अपने पास कितने दे रखे हैं उसने, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अपन को दे रखे हैं -2 और 3 दे रखे हैं, ठीक। तो -2 और 3 अगर इसके रूट्स हैं तो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बार x की जगह -2 रख दीजिए और एक बार x की जगह 3 रख दीजिए, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x की जगह -2 रख देता हूँ, x की जगह -2 रख देता हूँ। तो -2 रख दीजिए पूरे में, कितना आएगा, -8 आ गया। ये कितना आएगा, ये आएगा -8, ये कितना आएगा, माइनस का 2m आएगा प्लस n इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से 2m माइनस n इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, ठीक। अब आप x की जगह 3 रखिए, अब आप x की जगह 3 रखिए, ठीक है। जब आप x की जगह 3 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 27 आएगा, ओके। ये 18 आएगा, ये 3m प्लस n इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक। तो 3m प्लस n इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। समझ में आ गया, ठीक। तो सिंपल सा फंडा है भैया। मैंने ये क्वेश्चन लिया ही इसलिए कि सिर्फ ये समझाने के लिए कि भाई रूट सेस का क्या मतलब है। भाई रूट सेस का मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो -2 इसमें रख देंगे 0 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड कर दो, है ना, दोनों को ऐड कर लिया हमने, दोनों को ऐड करेंगे। ये मैंने गलत लिखा है, -16 आएगा, 2m माइनस n उधर जाएगा ना, तो -16 आएगा, ठीक। ऐड करते हैं तो यहाँ से मेरे पास आएगा 5n इक्वल्स टू -25, तो m कितना आएगा, -5, करेक्ट। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करते ही 5m इक्वल्स टू -25, m -5 आएगा, m के लिए उठा के यहाँ रख देते हैं, तो -10, 16, n 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप सोचना है स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना, कि आपको सोचना है स्टार्ट कैसे करेंगे, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में देखे, मुझे तो पसंद है। और इस तरह क्वेश्चन आते हैं, देखिए अभी रिसेंटली क्वेश्चन ज़्यादा पुराना भी नहीं है, अभी मेरे को लगता है 2015 या 16 का क्वेश्चन है ये, है ना, और ये मेंस में भी आ चुका है। तो अभी बार ट्राई करिए सारे बच्चे। क्वेश्चन ये है, if alpha and beta are roots of equation x square minus 6x minus 2 equals to 0, ओके, ठीक। और an गिवन है आपको, an कितना दे रखा है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ये आपको an गिवन है, ठीक है। अब आपसे क्या चाहता है, वो आपसे चाहता है कि a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, ठीक, थर्ड ऑप्शन 4 है, और चौथा ऑप्शन है 6, ठीक। नया क्वेश्चन है, पुराना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, अल्फा बीटा का रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, और an दे रखा है उसने अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ठीक। क्वेश्चन को लिंक करने की जरूरत है ना। लिंक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ an लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 8 आएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, 10 आएगा तो 10 आ जाएगा, 20 आएगा तो 20 आ जाएगा, 50 है तो 50 आ जाएगा, ये मतलब है इसका, ठीक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। a10 माइनस 2a8 अपॉन a9, देखिए a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9, a10 का मतलब क्या होता है, अल्फा 10 माइनस बीटा 10, ठीक है। a8 का मतलब क्या हुआ, अल्फा 8 माइनस बीटा 8 हो गया, ठीक है। नीचे कितना आएगा, अल्फा 9 माइनस बीटा 9 आ गया,
ये तुम कर सकते हो, तुम्हारे घर पे काम करने वाली बाई कर सकती है, कोई और बच्चा होगा वो भी कर सकता है, जिसने कुछ भी नहीं करा हो, बेसिक आइडिया हो उसको सब्जेक्ट का, वो भी कर सकता है। तो ये स्टेप तो सारे बच्चे लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, यहाँ तक आने के बाद देखिए ये अल्फा की पावर 10 है और ये अल्फा की पावर 8 है, तो अल्फा की पावर 8 कॉमन आ गया, तो बचेगा कितना, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, बीटा की पावर 10 है माइनस का, ये प्लस 2 बीटा की पावर 8 है, तो बीटा की पावर 8 माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2, ठीक, डिवाइड बाय कितना आएगा 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ तक आने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ समझने की जरूरत है एक्चुअली, जब ये क्वेश्चन आया पेपर में बच्चे इसलिए लटक इसलिए गए ना कि आगे क्या करें, यहाँ तक तो कर लिया हमने। तो आप ये दिमाग में रख कर चलो कि भाई हर बार मैं बोलूँगा कि अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, इसका मतलब क्या है, अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, बार बार दिमाग में रखो। तो बेटा अल्फा इसका रूट है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जब तू अल्फा इसके अंदर रखेगा, तो जैसे ही तूने अल्फा इसके अंदर रखा तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो बताओ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अल्फा आ चुकी है, आई कि नहीं आई, आई पक्का। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वजह बेटा 6 अल्फा आ गई। तो क्या मैं इसको हटा कर 6 अल्फा लिख दूं, ठीक है। और सेम काम हम बीटा वाले के लिए करेंगे। अरे भाई अल्फा इसका रूट है तो बीटा भी तो इसका रूट है, तो अगर अल्फा इसका रूट है तो बीटा भी रूट होगा। तो जब बीटा रूट है इसका मतलब क्या हुआ, बीटा इसका जब रूट है तो सेम कंडीशन यहाँ से आएगी, बस यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 बीटा। तो इसकी जगह कितना आएगा, 6 बीटा डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय आएगा 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। आगे समझ में। यहाँ तक आने के बाद आप क्या करेंगे, एक लास्ट स्टेप लिख लेते हैं। देखिए 6 ऊपर से कॉमन आ गया, क्या बचा, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 डिवाइड बाय 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। कितना आंसर आएगा, 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा। ये क्वेश्चन था 80 का। अब इस क्वेश्चन में अच्छा पार्ट क्या है, अच्छा सिर्फ एक पार्ट है, क्या कि भाई अल्फा उसका रूट था, तो जब आपने अल्फा यहाँ रखा तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 अल्फा आ गई, बस यही पार्ट अच्छा है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब नॉर्मल है। ये स्टेप लिखना या इसके बाद ऊपर वाली स्टेप जो वो लिखना और इसके बाद ये लिखना, ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, लेकिन इसको कैसे हटाया वो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस। तो आंसर 3 आ जाएगा। एक चीज़ और होती है, डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन। ठीक, जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे से पूछा जाता है कि भाई इसके रूट्स निकालो, कई बार बच्चे से पूछा जाता है इसके सॉल्यूशंस निकालो। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना और नंबर ऑफ रूट्स निकालना दोनों क्या सेम चीज़ हैं क्या, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक इक्वेशन लिखी है आपके सामने, x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख दी, ठीक है। अब आप मुझसे इसके रूट्स पूछोगे, रूट्स, तो रूट्स क्या आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे बेटा वो आएंगे x इक्वल्स टू 2, 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार आएगा, ठीक है ना, 2 आएगा और यहाँ से आएगा बेटा 3। तो ध्यान रखना x माइनस 2 का स्क्वायर जो है 2 बार देगा, 2, 2 और 3, ये रूट्स हैं, ठीक। तो रूट्स तो 3 ही है, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं, तो इसके सॉल्यूशंस क्या है बेटा, 2 और 3 है केवल, ठीक। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जो उसको सेटिस्फाई कर दे, भाई x की वैल्यू रख देंगे, तो यार सॉल्यूशन तो x इक्वल्स टू 2, तो 2 बार थोड़ा रखूंगा, एक ही बार तो रखूंगा। तो सॉल्यूशन का मतलब x की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे, बस। तो x इक्वल्स टू 2 रखने पर सेटिस्फाई करेगा और 3 रखने पर सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्यूशन पूछे तो आपको जो रिपीटेड है उसे काउंट नहीं करना है, उसे एक ही बार काउंट करना है। लेकिन जब रूट्स पूछेगा तो पूरे ही लिखने पड़ेंगे। कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं। कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आपसे बोला x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बताइए रूट्स कितने हैं, तो रूट्स बताइए क्या होंगे। तो रूट्स हो गया इसके x इक्वल्स टू 1 एंड 1, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका x इक्वल्स टू 1। ये फर्क समझ लो आप अच्छे से कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन। तो बेटा रूट तो जितनी पावर है, जितनी डिग्री है उतने ही आएंगे, है ना, रूट्स तो उतने ही आएंगे। अगर क्यूबिक है तो 3 रूट आएंगे, बाइक्वाड्रेटिक है तो 4 आएंगे, क्वांटिक है तो 5 आएंगे, रूट तो उतने ही आएंगे। लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होते हैं जो रूट्स रिपीटेड हैं उन्हें हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो उसे हम एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ 1 बार आ रहा है तो उसे हम एक ही बार काउंट करेंगे सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1 ओनली, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 2, ठीक। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। इसके रूट्स बताइए कौन से हैं। तो इसके रूट्स हो गए बेटा एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। ओके, अच्छा सॉल्यूशंस बताइए, सॉल्यूशंस क्या हैं। तो इसके सॉल्यूशंस भी एक्स इक्वल टू 1 एंड 2 ही हैं। तो इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स भी 2 हैं और सॉल्यूशंस भी 2 हैं। ठीक, तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है जो बच्चे को पता ही नहीं है। पढ़े जा रहा है, पूछे जा रहा है भैया नंबर ऑफ रूट्स निकालो, तो भी वो सेम काम कर रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालो तो भी सेम काम कर रहा है। तो सॉल्यूशंस में और रूट्स में डिफरेंस हमेशा क्लियर रखें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशंस। चलिए हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक, अच्छा नेचर ऑफ रूट्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अच्छा, और नेचर ऑफ रूट्स का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि रूट्स रियल आएंगे कि रूट्स इमेजिनरी आएंगे, कैसे आएंगे वही पता लगाना, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है रूट्स का नेचर कैसा होगा, क्या रूट्स रियल आएंगे तो किस कंडीशन में रियल आएंगे, क्या रूट्स इमेजिनरी आएंगे, अगर इमेजिनरी आएंगे तो किस कंडीशन में आएंगे। तो वी हैव टू फाइंड कि कैसे रूट्स आने वाले हैं, उसके लिए करें क्या। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात, मेरे पास मेरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पक्का, इसका हमने x निकाला था, इसका x हमने निकाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। समझ में आ गया। यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, क्या नजर आ रही होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको नजर आ रहा होगा इसको हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, डी। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो मेरे पास बेसिकली क्या आ गया, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक, तो जो रूट्स का जो नेचर है ना, रूट्स का जो नेचर है वो सब कुछ डिपेंड करेगा डी पर। क्यों करेगा डी पर डिपेंड, क्योंकि डी ही ऐसी टर्म है जो अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव केस होगा तो अलग केस सीन होगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो अलग सीन होगा। तो जो चीज़ अंडर रूट के अंदर है ना, तो ऑब्वियस ही बात है वही डिसाइडिंग होगी। और चूंकि वो डिसाइडिंग है इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सब कुछ इस पर डिपेंड करने वाला है। किस पर डिपेंड करने वाला है, डी पर डिपेंड करने वाला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 रूट लिख लिया अलग अलग। पहला रूट लिख लिया अल्फा, फिर मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो अल्फा लिख लिया ये और बीटा लिख लिया मैंने ये। क्लियर, तो मैंने अल्फा लिख लिया और मैंने बीटा लिख लिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके आपको समझाऊंगा कि किस सिचुएशन में आपको रियल रूट्स मिलेंगे और किस सिचुएशन में आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो एक एक करके हम सिचुएशन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट, जब हमारे ए बी और सी तीनों रियल हैं। इस पर ध्यान दें, इस पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ए बी सी तीनों रियल हैं। ठीक है, सारे बच्चे इस वाले पार्ट पे जरूर ध्यान दें कि अगर ए बी सी रियल है तो क्या होगा। अब देखिए, अगर ए बी सी रियल है, पहला केस डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अब आप सोचो जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा। भाई डी ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर मान लेते हैं अपन, दुनिया में कोई भी नंबर मानो। जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो अंडर रूट के अंदर कुछ ना, अंडर रूट के बाहर कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। यार किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या होगा, जैसे ही हमारा डी पॉजिटिव होगा तो अंडर रूट के अंदर, जैसे ही अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो अपने पास 2 रूट आएंगे। कौन से वाले, एक रूट आएगा माइनस बी प्लस जो आएगा, और एक आएगा माइनस बी माइनस। ठीक, और दोनों ही रूट्स रियल आएंगे। क्यों आएंगे रियल, क्योंकि ए रियल है, बी रियल है, और अंडर रूट डी के बाहर आने वाली क्वांटिटी भी रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि अंडर रूट डी जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर आने वाला है, और वो पॉजिटिव रियल नंबर आने वाला है क्योंकि आपका डी पॉजिटिव है। अगर डी पॉजिटिव है तो अंडर रूट डी के बाहर आने वाली टर्म एक नंबर आएगी विच इज अ रियल नंबर। तो आप सोचो ये भी रियल, ये भी रियल और ये भी रियल, तो अल्फा रियल, ये रियल, ये रियल, ये रियल, तो बीटा रियल। और एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट्स रियल होंगे लेकिन साथ में डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है डी 0 होगा तो क्या होगा। ठीक, अब डी 0 हो जाता है। अगर डी 0 होगा तो क्या होगा, देख लेते हैं वो भी, है ना। खुद ही सोचना, आप समझने वाली बात है। जैसे ही डी 0 होगा, डी 0 हो गया।
अच्छा डी जीरो होने का मतलब ये टर्म चली गई दुनिया से, तो अल्फा बताओ कितना आएगा, -b/2 है। ठीक है, बताओ बीटा कितना आएगा, -b/2 है ना। किसी को भी पूछ लो यार, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो जैसे ही डी जीरो होगा बेटा तो अल्फा कितना आएगा, -b/2 है, और बीटा कितना आएगा, -b/2 है। तो दोनों क्या बराबर आ रहे हैं, यस बराबर आ रहे हैं। तो चूंकि डी जीरो है, डी जीरो होने का मतलब है अल्फा भी -b/2 है और बीटा भी -b/2 है। क्या दोनों रियल हैं, यस रियल हैं, क्योंकि ए और बी रियल हैं। क्लियर, तो हम यहां से बोल सकते हैं डी इक्वल्स टू 0, तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, दोनों रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, एंड किसके इक्वल होंगे, एंड इक्वल टू किसके इक्वल होंगे बेटा, -b/2 के इक्वल होंगे। दोनों के दोनों रूट्स किसके इक्वल होंगे, -b/2 के इक्वल होंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, एंड इक्वल टू -b/2 होंगे। और तीसरी बात ध्यान रखना, ठीक, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब रूट्स आर रियल ओनली, रूट्स आर रियल। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि रूट्स रियल हैं तो क्या करूं, तो रूट्स अगर रियल हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करना है। ठीक, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 वाले केस में भी रूट्स रियल थे और d इक्वल टू 0 वाले केस में भी रूट्स रियल हैं। हाँ, अगर वो बोलता है डिस्टिंक्ट तो ओनली ग्रेटर देन 0, आपसे बोलता है नहीं इक्वल तो d इक्वल टू 0, और सिर्फ रियल बोलता है, सिर्फ रियल बोलता है, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है रूट्स आर रियल। ठीक, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अब आता है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है बेटा, चौथा पार्ट है कि अगर d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। ठीक, अगर d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो देखिए आप, जैसे ही d नेगेटिव हुआ, जैसे ही d नेगेटिव हुआ, फिर d कहां पर है, d तो अंडर रूट के अंदर है। d कहां पर है, अरे d तो अंडर रूट के अंदर है, तो जैसे ही d नेगेटिव होगा तो अंडर रूट के अंदर मान लेते हैं -3 आ गया, आ गया अंडर रूट के अंदर -3 आ गया, क्योंकि d नेगेटिव है। और आपको बता दूं अंडर रूट ऑफ -3 होता है √3 आयोटा। आयोटा क्या होता है भाई, आयोटा होता है √-1, होता है कि नहीं होता। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मान लेना फिलहाल। क्लियर, तो अंडर रूट के अंदर -3 है, अंडर रूट के अंदर -3 का मतलब √3 आयोटा, और आयोटा का मतलब हो गया ये टर्म कैसी हो गई, इमेजिनरी। कैसी हो गई, इमेजिनरी। तो क्या होगा, आप खुद सोचो क्या होगा। तो अल्फा आएगा बेटा -b प्लस √3 आयोटा, सपोज √3 आयोटा, और ये आएगा -b माइनस √3 आयोटा। यानी दोनों रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। तो अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स आर, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। समझ में आ गया। ठीक, एक चीज और जो काम की है, रूट्स आर इमेजिनरी तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहीं पर स्टार लगा लेना। इमेजिनरी रूट्स occurs in pairs, conjugate pairs। ठीक, इमेजिनरी रूट जो होंगे दे विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है इफ वन रूट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो अदर रूट इज अल्फा माइनस आयोटा। समझ में आ गया। ध्यान रखें हमेशा कि इमेजिनरी रूट जो आएंगे दे विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, हमेशा कॉन्जुगेट में आएंगे। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, ध्यान रखना। लेकिन इसमें पहले बता दूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, बाद में परेशान करते हैं क्वेश्चन में। सर आपने तो बोला था कि सर एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। मैंने बोला था, लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला था कि बेटा ऐसा तब होगा जब एबीसी रियल है। ठीक, अगर एबीसी रियल है और अगर एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। अल्फा प्लस आयोटा बीटा की जगह आप कुछ और ले लो यार, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अल्फा बीटा मैंने यहाँ ले रखे हैं। तो अल्फा बीटा की जगह आप ऐसा करो, a1 प्लस आयोटा a2 ले लो, और यहाँ पर a1 माइनस आयोटा a2 ले लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कल को बच्चा कंफ्यूज हो जाए, अरे सर यहाँ पर भी आपने अल्फा बीटा लिख रखा था। कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक रूट a1 प्लस आयोटा a2 है तो बेटा अदर रूट क्या होगा, a1 माइनस आयोटा a2 होगा। अब हम चलते हैं केस नंबर सेकंड पर। किस पर चलते हैं, केस नंबर सेकंड पर। केस नंबर सेकंड क्या है, इफ ABC बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ABC बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक, अब हम चलते हैं केस नंबर सेकंड पे। बेटा कौन सा केस है जब ABC रैशनल नंबर है। ठीक,
वो केस अलग था जब ABC तीनों रियल थे। अब हम बात कर, भाई रियल में तो रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, तो वो केस अलग हो गया। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कि जब ABC रैशनल है तब क्या होगा। ठीक, अगर ABC रैशनल है तो उसमें पहला पॉइंट, अगर D ग्रेटर देन 0 है और D परफेक्ट स्क्वायर है, समझ में आ गया। अगर D ग्रेटर देन 0 है और D परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं ना, जैसे 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, है ना। तो अगर D परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब D 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर रूट से एक टर्म आएगी जो कैसी आएगी, डेफिनेटली एक रियल नंबर आएगी, रैशनल नंबर आएगी। जैसे मान लेते हैं अंडर रूट के अंदर मैंने लिख दिया 25, तो अंडर रूट 25 कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, तो ये तो रैशनल नंबर आएगा। अंडर रूट के अंदर आपने लिख दिया 36, तो 6 आएगा, यानी रैशनल नंबर आएगा। अंडर रूट के अंदर आपने लिख दिया 49 यानी 7, तो ये भी एक रैशनल नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली रैशनल नंबर आएगा। तब मैं यहाँ से एक बात ठोक के कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ ठोक के, कि भाई ये कैसा है, ये रैशनल है, ये कैसा है, ये रैशनल है, और चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा, रैशनल आएगा। रैशनल रैशनल रैशनल, तुम भी रैशनल हम भी रैशनल, आओ खेलें रैशनल रैशनल, समझ में आया। तो रैशनल प्लस रैशनल अपॉन रैशनल इज अ रैशनल नंबर, रैशनल माइनस रैशनल अपॉन रैशनल इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब अगर D परफेक्ट स्क्वायर है और D ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ठोक कर कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया बच्चों, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, अगर D ग्रेटर देन 0 है और D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, D ग्रेटर देन 0 है और D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या मतलब है यार, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका क्या मतलब है। अरे अंडर रूट में 35 आ गया, 35, अंडर रूट में 34 आ गया, है ना। अगर अंडर रूट में ऐसा नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मान लेते हैं D भाई तेरा अंडर रूट के अंदर 35 आ गया, अब क्या होगा यार, ऑब्वियस ही बात है, अगर अंडर रूट के अंदर 35 आएगा तो ये टर्म तो रैशनल है और ये टर्म हो गई इररेशनल। तो रैशनल में इररेशनल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इररेशनल आता है। तो इररेशनल, ये रैशनल, इररेशनल और रैशनल मिला के बन गए इररेशनल, इररेशनल डिवाइड बाय रैशनल इज इररेशनल। तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, इररेशनल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि ये भाई साहब इररेशनल बन गए और इस भाई साहब के इररेशनल बनने के कारण पूरा ऊपर वाला टर्म इररेशनल हो गया और इररेशनल डिवाइड बाय रैशनल इज इररेशनल, करेक्ट है। तो D अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर इररेशनल, रूट्स आर इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया, रूट्स कैसे होंगे बेटा, इररेशनल होंगे और डिस्टिंक्ट इसलिए होंगे, क्यों होंगे डिस्टिंक्ट, इसलिए होंगे बेटा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इसका मतलब 2 रूट आएंगे और दोनों रूट कैसे आएंगे बेटा, अलग अलग आएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, पक्का, तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल केस है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। अगर कोई बोलता है कि सर D इक्वल टू 0 का क्या करना है, तो सेम ही आ जाएगा। अगर D इक्वल टू 0 हो गया तो ये भाई साहब जिंदगी से चले जाएंगे, तो -b/2 है और -b/2 है, तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे और दोनों रूट रेशनल हो जाएंगे। तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। समझ में आ गया, क्लियर। इस वाले पार्ट की मुझे जरूरत पड़ सकती है कहीं भी। दूसरी बात, एक चीज और क्लियर कर दूं यहीं पर ही आपको, इस पॉइंट को लेकर एक नोट डाल देता हूं छोटा सा। ठीक, हमने बोला कि D ग्रेटर देन 0 है और D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स कैसे होंगे, इररेशनल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब ये इररेशनल रूट्स भी हमेशा पेयर में आएंगे, रैशनल रूट्स भी हमेशा क्या आएंगे, पेयर में आएंगे। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं कि इररेशनल रूट्स occurs in pairs, conjugate pairs। मतलब क्या है, मतलब है इसका F1 रूट इज, अगर एक रूट P प्लस अंडर रूट Q है तो अदर रूट क्या होगा, P माइनस अंडर रूट Q होगा। समझ में आ गया, अगर एक रूट P प्लस अंडर रूट Q है तो दूसरा रूट P माइनस अंडर रूट Q होगा, ध्यान रखना। समझ में आ गया, क्योंकि इररेशनल रूट्स भी हमेशा पेयर में आएंगे। हमेशा ध्यान रखें, साइन किसका चेंज हो रहा है, रूट वाली टर्म का, या अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आगे क्वेश्चंस लूंगा तब मैं वहां पर बोलूंगा
कि इरेशनल रूट हमेशा किस में आते हैं बेटा, पेयर में आते हैं। अगर एक रूट p प्लस अंडर रूट क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा बेटा, p माइनस अंडर रूट क्यू। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स। अब इन सारे क्वेश्चन यानी केसेस को पढ़ने के बाद अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हर बार जब भी क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स का आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड डी। हमें डी निकालना है। डी निकालने के बाद हमें केसेस देखने हैं और केसेस देखने के बाद हमें आगे प्रोसीड करना है भी, आंसर क्या देना है, राइट है। तो पहला केस था जब एबीसी रियल थे और दूसरा केस था जब एबीसी रैशनल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग नेचर ऑफ रूट्स पर। एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको बताना है कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर, ठीक है। पहला ऑप्शन है रैशनल, दूसरा ऑप्शन है इरेशनल, रैशनल एंड इक्वल, रैशनल एंड इक्वल, ठीक है। तीसरा इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, चौथा है रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आया, बच्चों लगा या क्या क्वेश्चन है, क्या बकवास क्वेश्चन दे दिया सर आपने पहली बार में। तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आपने इसका डी निकाला, फिर नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, हमेशा डी निकालूंगा। तो मैंने इस क्वेश्चन का डी निकाला। इसका डी कितना आएगा, इसका डी आएगा -2√2 का स्क्वायर -4 × 1, यानी डी इसका आ रहा है 4। क्या डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है, ठीक। जैसे बच्चे ने डी परफेक्ट स्क्वायर देखा उसे तुरंत मेरा केस याद आया। अरे सर ने बोला था, सर ने क्या बोला था बेटा, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो और डी परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स आर रैशनल। साफ बोला है सर ने, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, साफ बोला है। सर ने बोला था कि बेटा अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए और डी अगर आपका पॉजिटिव आ जाए तो आप सीधा सीधा क्या करना है, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट पे टिक माराना, ठीक। तो बच्चे ने क्या करा, तुरंत तुमको देखा और तुरंत ख्याल आया, बच्चा यहाँ टिक मार देता है। अब गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई कि बेटा तुझे बोला था आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, पर तूने मेरी बात समझी नहीं। अरे मैंने ये बोला था, क्या बोला था मैंने बोला था अगर ABC रैशनल हैं और उसके बाद अगर ऐसा होगा तो हमारा आंसर होगा। भाई मेरी बात तो सुनो पूरी, टीचर बोल रहा है बेटा सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर ABC रैशनल हैं, अगर ABC रैशनल है और D ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या तूने ये कंडीशन देखी? अरे सर मैं तो देख ही नहीं पाया। अबे ये कंडीशन तो देखता पहले, इधर आओ तो आओ देखें। A रैशनल है, यस, C रैशनल है, B तो इरेशनल है बेटा। तो इसका मतलब बेटा तेरी कंडीशन ही पूरी हुई, समझ में आ रहा है। हमने बोला था अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा तो ये आंसर आएगा, लेकिन ऐसा ही नहीं हुआ तो वैसा कैसे होगा। तो इसका मतलब क्या करें, तो इसका मतलब एक काम है कि यहाँ पर हमने गलती कर दी। ये इतनी बेसिक प्रॉब्लम है जो मेजर बच्चा गलत करता है, लिटरली बच्चे गलत करते हैं, अच्छे बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि बच्चा एक ही चीज देखता है। अरे भाई ऐसा कर, तू एक काम कर, सीधाचार्य लगा, x निकाल, कितना आएगा 2√2 प्लस माइनस 4 का √2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है √2 + 1 और √2 - 1। समझ में आ गया। तो क्या सीखा यहाँ से हमने ये सीखा कि बेटा यहाँ से जो रूट्स आ रहे हैं वो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए कराया, तो ये गलत है आंसर। आपका आंसर होगा इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, थर्ड आंसर है इसका। क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्यों कराया, क्योंकि जब आपने डी निकाला तो आपने देखा डी परफेक्ट स्क्वायर है, डी पॉजिटिव है, आप तुरंत कूद पड़े कि यार रूट्स तो रैशनल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। नहीं, रूट्स रैशनल एंड डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। क्या आपने ABC वाली कंडीशन देखी? नहीं देखी। इसलिए ध्यान रखें, पहले वो कंडीशन पूरी होगी फिर उस पर आगे जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² - 2x a + b and 2x plus 2 times of a² + b² = 0। ठीक है। उसने बोला है कि a और b इक्वल नहीं है और 0 के इक्वल नहीं है, और ये भी बोला उसने कि a और b रियल है। ओके। आपको बताना क्या है, आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। समझ में आ गया नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो x² - 2 times of a + b × x plus 2 times of a² + b² = 0।
आपको बोला है कि ए और बी इक्वल नहीं है और ए और बी क्या रियल हैं, तो आपको बताना नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, राइट। तो अपन को करना क्या है भाई, हमें तो डी निकालने से मतलब है, हर क्वेश्चन में हम डी ही निकालते हैं बेसिकली। तो हमने क्या करा, इसमें डी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डी निकाला, कितना आ रहा है, तो इसका डी कितना आएगा, इसका डी आएगा डी 4 ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया, यहाँ तक आने के बाद 4 कॉमन आ गया, कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा माइनस का 2a स्क्वायर आएगा और माइनस का 2b स्क्वायर आएगा। आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ से माइनस का a स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस का b स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा, ठीक। तो d अपन ने निकाला, ये अपन ने d निकाल लिया। आ गया, d निकालने के बाद क्या होगा, ये माइनस का a स्क्वायर बचा, ये माइनस का b स्क्वायर बचा प्लस 2a बचा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ये, राइट। तो आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही आ गया, राइट। अब आप ये देखो, हमने साफ बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। और हमने ये भी बोला है कि जीरो के इक्वल भी नहीं है। तो चूंकि ये इक्वल भी नहीं है और जीरो भी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब डी कैसा हुआ, डी नेगेटिव हो गया। और डी नेगेटिव होने का मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, देखिए मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट तरीका जो है वो ए और बी मान के करना चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ए और बी मान लो, आपको उसने बोला ए और बी रियल है और जीरो नहीं लेना, अलग अलग ले लो। तो आपने ए ले लिया 1 और बी ले लिया 2 ले लिया, ए 1 ले लिया और बी 2 ले लिया, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए 1 और बी 2 ले लिया तो आएगा 6x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ए अगर 1 है और बी 2 है तो ए की जगह 1 और बी की 2 की जगह रख देते हैं तो ये आ जाएगा। आ गया। अब आप इसका डी निकाल लो, क्या निकाल लो, इसका डी निकाल लो। तो इसका डी कितना आएगा, इसका डी आएगा 36 माइनस 40, कितना आएगा, -4 जो कि नेगेटिव है। आ गया। तो इसका डी आएगा 36 माइनस 40 विच इज -4 नेगेटिव है। और अगर डी नेगेटिव है इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। समझ में आ गया, रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा रूट्स आर इमेजिनरी। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो मैं तो बजाय इसके प्रेफर करने के बजाय यही प्रेफर करूंगा। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो बेस्ट तरीका मुझे लगता है ये। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। उसमें उसने बोला है कि ए बी सी रियल है और ये भी बोला है कि ए बी और सी इक्वल नहीं है। ठीक है। तो आपको बताना नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। ठीक है, आपको बताना नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो हमने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए, हमने देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करा, कर लिया। बट डायरेक्ट तो डी निकालेंगे नहीं ना, बट डायरेक्ट डी निकाल के करेंगे क्या। तो हमने क्या करा, पहले एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा। कितनी बार एक्स स्क्वायर आएगा, 3 टाइम्स। आ गया, आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ से ए एक्स आएगा, यहाँ से भी ए एक्स आएगा 2 बार, है ना। तो माइनस का ए एक्स और माइनस का ए एक्स 2 बार आएगा। ऐसे ही माइनस का बी एक्स भी 2 बार आएगा। ऐसे ही माइनस का सी एक्स भी 2 बार आएगा। तो हर चीज 2 बार आएगी। प्लस और क्या आएगा, प्लस बेटा यहाँ से ए बी आएगा, यहाँ से बी सी आएगा और यहाँ से सी आएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा। आ गया। ये मेरे पास प्रॉपर अपनी क्वाड्रेटिक बन गई। अब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स का पता लगाने के लिए हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो हमने इसका डी निकाल लिया। इसका डी कितना आएगा, इसका डी आएगा 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। समझ में आ गया। तो अपन ने क्या करना था, अपन को सीधा सीधा इसका डी निकालना था। अपन ने डी निकाल लिया। डी निकाल लेंगे, डी निकालने के बाद ये आ जाएगा। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा और सी स्क्वायर आएगा।
अच्छा 2ab और माइनस का 3ab, तो माइनस का ab बचेगा। 2bc माइनस का 3bc, तो माइनस का bc बचेगा। 2ac और माइनस का 3ac, तो माइनस का ac बचेगा। क्लियर? तो ये अपन ने d निकाला। d निकालने के बाद क्या किया, इस 2 को अंदर ले जाता हूँ भाई, 2 बाहर रख लेता हूँ और बाकी 2 को अंदर ले जाता हूँ। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2c आ गया। तो यहां तक आने के बाद d मेरे पास आ चुका है 2। ध्यान से देखना, ठीक है। a स्क्वायर 2 बार आ रहा है, b स्क्वायर 2 बार आ रहा है, c स्क्वायर 2 बार आ रहा है, हर चीज 2 बार आ रही है। तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस c माइनस a का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आप ओपन करके देख लीजिए, ओपन करके देखेंगे तो हर चीज 2 बार आ रही है। क्लियर है? और यहाँ पर हमने साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है, क्वेश्चन में पढ़ लो आप, हमने साफ साफ मेंशन किया है कि ABC बराबर नहीं है। अब ABC बराबर नहीं है तो टर्म तो जीरो होंगी नहीं, ये तो तय है, और ABC रियल भी है, ठीक। तब क्या होगा, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म पॉजिटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। तो बताइए D कैसा है? D पॉजिटिव है, ठीक है। और D अगर पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों होंगे? डिस्टिंक्ट इसलिए होंगे क्योंकि मैंने लिखा है ABC इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखता ही नहीं कुछ भी ABC के बारे में, मैं कोई कमेंट ही नहीं करता ABC के बारे में, सिर्फ रियल लिख के छोड़ देता, तो 2 बात हो सकती थी कि अगर ABC इक्वल होते तो D 0 हो जाता, और अगर ABC डिफरेंट होते तो D पॉजिटिव आता। तो उस केस में आंसर होता केवल रियल। क्या आंसर होता? केवल रियल। तो अगर मैं ABC पर कंडीशन हटा दूं ये वाली, तो उसका आंसर होता केवल रियल। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, ठीक है। और अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं तो आंसर आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर मैं ये कंडीशन लेके चलता तो क्या आंसर आता? रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा क्या आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ABC मान लो, बेस्ट है। तो सबसे पहली बात आप क्या मान लेते हैं, आप A ले लो -1, B ले लो 0 और C ले लो 1। ले लिया, तो आपने A की वैल्यू -1 ले ली, B की वैल्यू 0 ले ली, C की वैल्यू 1 ले ली, उठा के रख दीजिए। तो कितना आएगा? ये आएगा x + 1 × x आ गया। अगला वाला क्या आ गया? x × x - 1 आ गया। अगला वाला क्या आ गया? x - 1 × x + 1 आ गया। तो यहाँ से x² कितनी बार आएगा? 3x² आएगा, ठीक है। प्लस x और माइनस x खत्म, और कितना आएगा? -1 आएगा। तो यहाँ से 3x² - 1 बराबर 0। तो x की 2 वैल्यू आ रही है, प्लस -1/√3। आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्या रूट्स रियल आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्या डिस्टिंक्ट आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो एक तरीका ये भी है। और देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If roots of equation ax² plus x plus b equals to 0 are real and distinct, ठीक है। उसने बोला रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन आपको बताना है देन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? x² - 4 √ab x + 1 = 0 r, ठीक। वो आपसे कहता है कि यार इस इक्वेशन के रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो बताइए इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे? ठीक, ये पूछा आपसे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो उसने बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो मतलब d > 0 होगा। क्या होगा? d > 0 होगा। समझ में आ गया? ठीक। तो आपने बोला है इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब d कैसा होगा? > 0 होगा। तो d > 0 का मतलब 1 - 4ab > 0 होगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4ab - 1 < 0 होगा। भाई आपने बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो d > 0 कर दिया, ये आ जाएगा। अब चाहते हो आप इसके बारे में बताओ कि इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्वेश्चन तो इसी के बारे में ना, तो इसके बारे में पता लगाने के लिए इसका d निकालना पड़ेगा। तो मैंने इसका d निकाला, इसको मैं d1 नाम दे देता हूँ। निकाल लिया। तो इसका जब मैंने d1 निकाला तो कितना आया? इसका d1 आया 16ab - 4।
आ गया। तो मैंने इसका D1 निकाला तो उसका आया 16ab माइनस 4, इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया, क्या आया 4ab माइनस 1। आ गया। अब आप बताओ, आप खुद ही बताओ 4ab माइनस 1 कैसा है। 4ab माइनस 1 नेगेटिव है, 4ab माइनस 1 कैसा है, नेगेटिव है, क्लियर है। तो 4ab माइनस 1 नेगेटिव है तो ये टर्म कैसी हो गई, नेगेटिव। तो बताइए D कैसा हो गया, नेगेटिव, और D नेगेटिव हो गया तो बताइए, सॉरी D1 नेगेटिव हो गया तो रूट्स बताइए कैसे हो गए, रूट्स आर इमेजिनरी। तो कंफ्यूज नहीं होना और घबराना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है भाई। आपको क्या करना है, अरे आपने पहले वाले का निकाल लिया और दूसरे वाले का देख लिया, दूसरे वाले का आपने देखा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी, खत्म। क्वेश्चन है अपने पास a प्लस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, और उसने बोला है कि ए बी सी जो है रैशनल है और b जो है वो c के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देन रूट्स आर, आपको बताना है रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो a प्लस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए बी सी यहाँ पर रैशनल नंबर्स हैं, बी सी के इक्वल नहीं, आपको बताना है रूट्स कैसे हैं, ठीक। तो करना है क्या है, हमेशा की तरह d निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने d निकाला, इसका कितना आएगा, इसका d, इसका d आएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी प्लस सी, उधर कितना आएगा, इधर आएगा a प्लस बी माइनस सी। आ गया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या आएगा, देखते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 4 है ना। अब देखिए क्या होगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। आ गया। अब क्या होगा भाई, ए बी से ए बी उड़ गया, ठीक है, ए सी से ए सी उड़ गया, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ गया, 4 ए स्क्वायर से 4 ए स्क्वायर उड़ गया। तो आपके पास बचा कितना, माइनस का 4 बचा, और क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का 2bc। इस माइनस को अंदर ले जाइए, इस माइनस को अंदर ले जाइए। तो माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। ये मेरा d आ गया, आ गया ना। अच्छा, अब आप बताइए कि उसने साफ बोला है b और c इक्वल नहीं है, तो ये बात तो तय है कि जब b और c इक्वल नहीं है तो ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जीरो नहीं होगी। समझ में आ गया, पॉजिटिव होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। तो d ग्रेटर देन जीरो हो गया, d ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब रूट्स कैसे हो गया बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ आ गया। तो चूंकि अपने पास d इक्वल्स टू 4b माइनस सी का होल स्क्वायर है और b अपने पास जो b माइनस सी का होल स्क्वायर है वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव टर्म है, जीरो तो होगा नहीं। तो d ग्रेटर देन जीरो, इसका रूट्स कैसे होंगे, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हो अगर ऑप्शन में है तो, क्योंकि अगर ए बी सी रैशनल है तो रैशनल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसने बोला है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो आपसे बोला गया है देन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए सी इक्वल्स टू बी डी है, दूसरा ए बी इक्वल्स टू सी डी है, तीसरा ए डी इक्वल्स टू बी सी है और चौथा नन ऑफ दीज है। समझ में आ गया, ये ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, ठीक। तो जैसे ही आपके दिमाग में आएगा रियल एंड इक्वल, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा, यार रूट्स तो रियल और इक्वल हैं। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डी जीरो होगा। क्या होगा, डी जीरो होगा। समझ में आ गया, क्योंकि रियल एंड इक्वल वाला केस कौन सा होता है, इसमें डी जीरो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा बेटा, मेथड नंबर फर्स्ट, मैं इसका डी जीरो कर देता हूँ। डी क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। तो मैंने इसका डी जीरो कर दिया, कितना आएगा 4 ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 और साथ में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आ गया। अच्छा, 4 तो उड़ा देना। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी। यहाँ कितना आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आ गया। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर उड़ जाएगा, और क्या बचेगा,
ये जो टर्म्स बचेंगी सबको एक तरफ ले जाओ, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab/cd इक्वल्स टू 0। पता है क्या बन गया? ये बन गया AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी AD इक्वल्स टू BC। क्लियर? तो कौन सा आंसर टिक करेंगे? AD इक्वल्स टू BC, थर्ड। ठीक। अच्छा, मेथड नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, फील आने के ऊपर है, किसी को फील आ जाए तो, किसी बच्चे को फील आ जाए तो अच्छी बात है। कैसे सोचेंगे? देखिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2AC(x) और सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AC(x) प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा AX माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AC(x) प्लस सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या बचेगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2BDX प्लस डी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा BX माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक, ये टर्म और ये टर्म। अच्छा, दो स्क्वायर्स का सम जीरो कब होता है? दो स्क्वायर्स का सम जीरो होता है जब दोनों जीरो हो जाएं, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। इसको जीरो कर दीजिए। यहाँ से x कितना आएगा? c/a, और यहाँ से कितना आएगा? d/b। तो इसको जीरो करेंगे तो x कितना आएगा? c/a। इसको जीरो करेंगे तो x कितना आएगा? d/b। तो यहाँ से आ गया BC बराबर AD, BC बराबर AD। ठीक है, तो बात बराबर है, आप जिसको जो कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से कर सकता है। इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस m इंटू एक्स प्लस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज़ coincident roots, देन आपको बताना है m क्या होगा। देन वैल्यू ऑफ m इज, समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस m इंटू एक्स प्लस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज़ कोइंसिडेंट रूट्स, देन वैल्यू ऑफ m इज। ठीक। अच्छा, कोइंसिडेंट रूट्स का क्या मतलब है? कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब है रूट्स बराबर है। ठीक है, आपने बोला कि कोइंसिडेंट रूट्स, तो कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब है रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो क्या करना है? बस d इक्वल्स टू 0 करना है। क्या करना है? d इक्वल्स टू 0 करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैं d इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। तो जैसे d 0 करेंगे तो क्या आएगा? तो 2 प्लस m का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर कितना आएगा? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, ठीक है, और यहाँ से आएगा माइनस का 4m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 60 इक्वल्स टू 0, यही आएगा। तो 2 प्लस m का होल स्क्वायर आ गया माइनस ये आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ गया। अब देख लेते हैं कितना बचा। तो ये बचेगा माइनस का 3m स्क्वायर, ये बचेगा 20m और ये बचेगा माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यहाँ से हम निकाल सकते हैं आप लोग। तो जो भी m की वैल्यू आ जाएगी मैं बता देता हूँ क्या आएगी। तो यहाँ से आप निकाल लेना है ना। तो उसकी जो m की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी 6 and 2/3। करेक्ट भाई, इसके फैक्टर कर लो आप, क्या दिक्कत आ रही है? 3m माइनस 2 और m माइनस 6, ये आ जाएगी m की वैल्यू, राइट है। तो ये हमारा आंसर आएगा। आ गया, चलिए।